हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुजीत वर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं केमिस्ट्री क्लास के अंदर मेरे। और मैं आपको इससे पहले इस चैप्टर के अंदर 17 या 18 लेक्चर्स डाल चुका हूं। आप एक बार चैनल को विजिट करें और देखें वीडियोस को, पूरी डिटेल में मैंने आपको चैप्टर 2 वहां पे पढ़ाया है। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही छोटा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको कहा था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कि मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में बताऊँगा। और इससे पहले मैंने आपको ये अच्छे से समझा चुका है डी ब्रॉय का जो कॉन्सेप्ट आया था, जो रिलेशनशिप आया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन एक फिक्स सर्कुलर पाथ पर, अकॉर्डिंग टू नील बोर जो बताया था उन्होंने कि एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ पे इस तरीके से घूमते हैं, जिनकी ट्रैजेक्टरी बिल्कुल फिक्स होती है, जिनका पाथ बिल्कुल फिक्स होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव की तरह यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, जिसका मैंने अच्छे से डेरिवेशन आपको पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आज जो बात करने वाले हैं वो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है कि कैसे उन्होंने बताया कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का, आप इस बात पे गौर कीजिएगा, मैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के बारे में बात कर रहा हूँ, हमारे बारे में नहीं, मतलब जो ऑब्जेक्ट्स बड़े होते हैं। इनफैक्ट 10⁻⁻⁶ ग्राम वाले बॉल की भी बात नहीं कर रहा हूँ, जिसका मास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो पार्टिकल बहुत छोटा है। कि यहाँ क्या बताया उन्होंने, हाइजेनबर्ग ने, वो देख लेते हैं हम लोग। उनका स्टेटमेंट था, इट इज़ impossible to find both velocity, या velocity नहीं लिख के मैं फिलहाल पहले आपको क्या देता हूँ, पोजीशन एंड मोमेंटम, और मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ वेलोसिटी। बताऊंगा कैसे मोमेंटम की जगह वेलोसिटी आएगा। ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल विथ एक्यूरेसी। क्या ये पॉइंट कह रहा है, एक बार आप अच्छे से इसको पढ़ लें, समझ लें। इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम, और वेलोसिटी मैंने लिखा है, ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल विथ एक्यूरेसी। मतलब ये है कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल का एक साथ उसका एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम या वेलोसिटी एक साथ एक्यूरेटली निकाल पाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये कह रहे थे हाइजेनबर्ग। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर ये बात डिस्क्राइब की कि मान लीजिए, सपोज मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू समझाता हूं। जैसे अगर मान लीजिए, अच्छा हाँ, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि मैंने यहाँ पे पॉइंट जो बच गया, माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल जो मैंने लिखा है, इस पॉइंट को आप जरूर ध्यान देंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है कि वो पार्टिकल कैसा होना चाहिए, माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल, मतलब बहुत ही छोटा पार्टिकल होना चाहिए। तो लेट अस सपोज कि अकॉर्डिंग टू नील बोर ये इलेक्ट्रॉन का पाथ है जहाँ वो घूम रहा है, अकॉर्डिंग टू नील बोर के हिसाब से। अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इसका पोजीशन यहाँ पर है, और मैं यहाँ पे हाइजेनबर्ग यहाँ पे एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोप लगाते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप लगाते हैं, और यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं उसे, इलेक्ट्रॉन का वो पोजीशन मालूम करना चाह रहे हैं। इसके लिए उन्होंने यहाँ से मान लीजिए लाइट इंसिडेंट किया, फोटॉन इंसिडेंट किया। तो जब ये फोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को टकराएगा और इलेक्ट्रॉन पे टकराएगा तो क्या होगा, जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन पे टकराएगा और माइक्रोस्कोप से हम उसका क्या देख लें, पोजीशन देख लें। लेकिन इससे गड़बड़ क्या होगा, आप ये सोचिए, इलेक्ट्रॉन जब उससे टकराएगा, पहले तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से नहीं घूम रहा है, उसका ट्रैजेक्टरी फिक्स नहीं है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर बताया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर जाके देखें, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट बोलेंगे तो मैं यहाँ पे डाल भी दूंगा उसका लिंक, है ना, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा लिंक, आप देख लीजिएगा जा करके वीडियो को। तो वो फिक्स ट्रैजेक्टरी पे नहीं घूम रहा है, लेकिन जैसे ही फोटोन आकर के उस इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन अपने एक्सपेक्टेड पाथ पर जाने के बजाय एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक न्यू पाथ पे चला जाएगा, एक नए पाथ पे चला जाएगा। ये मैंने आपको पहले ही बताया है। जैसे आप फोटोन हिट करोगे, फोटोन की एनर्जी कितनी, E = h न्यू। इस पैकेट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा ये इलेक्ट्रॉन, और एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये नए पाथ पे चला जाएगा, मतलब जो इसका एक्सपेक्टेड पाथ था, इलेक्ट्रॉन उस पर नहीं जाएगा। तो अब आप सोचिए कि अगर आप उस इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन निकालने के लिए गए तो फिर उसका मोमेंटम में एरर आ जा रहा है। मतलब अगर आप पोजीशन निकाल रहे हो तो मोमेंटम में एरर आ जा रहा है, मतलब वेलोसिटी में एरर आ जा रहा है। मैं वेलोसिटी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मास इनटू जो वेलोसिटी होगा वही मोमेंटम होगा, और इलेक्ट्रॉन का मास जो फिक्स होता है, बताऊँगा अभी आपको डिटेल में। तो कभी मैं मोमेंटम बोल रहा हूँ, कभी मैं वेलोसिटी बोल रहा हूँ, तो कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, दोनों ही चीज़ें मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूँगा।
तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन देखने के लिए हमने उस पर लाइट इंसिडेंट किया, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन अपने ही पाथ पे रहा? नहीं, वो अपने पाथ पे नहीं रहा, वो नए पाथ पे चला गया। एनर्जी एब्जॉर्ब करके उसने अपना पाथ चेंज कर लिया, वो नए पाथ पे चला गया एनर्जी एब्जॉर्ब करके, अपर एनर्जी लेवल में चला गया। ये सब मैंने आपको बताया पहले। तो आप सोचिए कि ऐसा ऐसा, जैसे ये लाइट भी अभी ऊपर से आ रहा है, हमारे ऊपर गिर रहा है और पर्टिकुलर कलर आपको दिखाई दे रहा है, तो कैसे नजर आ रहा है? आपको मालूम है ना कि लाइट आता है, इंसिडेंट करता है, फिर यहाँ से टकरा के रिफ्लेक्ट होकर आप तक जाता है। तो इससे क्या होता है कि जैसे आप यूं समझे कि एक मान लीजिए लाइट आकर के टकराया, तो इलेक्ट्रॉन तो एनर्जाइज्ड हो गया और एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो दूसरे पाथ में चला गया। तो इसलिए एक साथ हम उसका पोजीशन और मोमेंटम एक्यूरेटली नहीं निकाल पाएंगे, कुछ ना कुछ एरर उसके अंदर हो ही जाएगा। यही कहना था हाइजेनबर्ग का। और ये कह रहे थे जो नील बोर थे, नील बोर ने कहा था कि फिक्स्ड वेलोसिटी से घूम रहा है, फिक्स्ड रेडियस पे घूम रहा है। रेडियस वाली बात कुछ हद तक ठीक है, जो लेकिन जो हाइजेनबर्ग ने बताया कि तुम कह रहे हो कि एक ही जगह पर एग्जैक्टली घूमता होगा, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अब लाइट तो हमेशा गिरता रहता है, जब किसी सब्सटेंस पे लाइट गिरता होगा तो उसके अंदर जो एटम्स होंगे, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते होंगे, वो तो एनर्जाइज्ड होते होंगे और हमेशा वो नए पाथ पे चले जाते होंगे। तो तुम कैसे बता सकते हो कि एग्जैक्टली इसी रेडियस पे घूम रहा है और यहीं पर रेडियस तो मान लीजिए ठीक है कि इतनी दूरी पे घूम रहा है, लेकिन इसी पाथ पे घूम रहा है कि कभी यहाँ जाएगा कभी वहाँ जाएगा? मतलब यूँ समझिए कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड पाथ पर नहीं घूमता रहता। मक्खी कैसे घूमता है? इधर उधर इधर उधर इधर उधर। मतलब उसका जो एड्रप्ट ट्रैजेक्टरी है, मतलब उसका ट्रैजेक्टरी जो है, उसका पाथ जो है फिक्स नहीं है। तो तुम कैसे बता रहे हो भाई नील बोर कि एग्जैक्टली इसी जगह पर घूम रहा है, इसी वेलोसिटी के साथ घूम रहा है, यही मोमेंटम है उसका? ये तुम कैसे बता रहे हो कि इसकी वेलोसिटी इतनी है, फिक्स है एकदम? तो वेलोसिटी तो बता पाना फिक्स नहीं है, क्योंकि जब एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा तो उसका मोमेंटम फास्ट हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा। एनर्जी अब्जॉर्ब करते ही क्या होता है? कोई भी फास्ट हो जाता है, तेज हो जाता है, तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। और ये जो फेनोमेना है लाइट इंसिडेंट होने का, ये तो कंटिन्यूसली होता रहता है सराउंडिंग्स में। लाइट गिर रहा है एटम पर, एटम के इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज्ड हो रहे हैं। तो यही बताया हाइजेनबर्ग ने कि एक साथ किसी भी माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये सिर्फ छोटे पार्टिकल्स के लिए ऑब्जर्वेबल है। मैं आपको न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करके दिखाऊंगा कि बड़े पार्टिकल्स के लिए या जिसका मास थोड़ा सा कुछ भी होता है, उसके लिए इसके जो वैल्यूज आते हैं वो ऑब्जर्वेबल या कंसिडरेबल नहीं होते हैं, जबकि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उसके लिए जो वैल्यूज आती है वो उसका सिग्निफिकेंस है, वो कंसिडरेबल है कि हाँ भाई ये वैल्यू हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने क्लियर कर दिया कि किसी भी हाल में किसी भी मूविंग पार्टिकल का एक साथ साइमल्टेनियसली, वर्ड यहाँ पे भी आप लगा सकते हो, पोजीशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली एक साथ निकाल पाना सही बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। थोड़ा मोड़ा एरर इसके अंदर आएगा ही आएगा। वो थोड़ा एरर क्या होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ, पहले आप इसको नोट कीजिए, नोट कर लीजिए। कर लिए? आप देखिए उन्होंने क्या बताया था पोजीशन और मोमेंटम के बारे में, वो देखिए। क्या बताया था? उन्होंने कहा था कि डेल्टा v या डेल्टा v नहीं, पहले मैं डेल्टा x लिख लेता हूं और इनटू डेल्टा p, क्योंकि वेलोसिटी को अब इंट्रोड्यूस कर देता हूं। ये जो डेल्टा x मैंने लिखा है ये मेरा है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ठीक है, और ये डेल्टा p है मेरा अनसर्टेनिटी, मतलब जो एरर हो रहा है, अनसर्टेनिटी मतलब और कुछ नहीं, एरर है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। इसका जो वैल्यू होगा, मतलब आप किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का अगर पोजीशन और मोमेंटम निकालने के लिए जाओगे तो उसके अनसर्टेनिटी मतलब पोजीशन में जो एरर आएगा और उसके मोमेंटम में जो एरर आएगा वो कम से कम h/4 पाई के बराबर होगा या उससे ज़्यादा ही होगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब है कि ये जो प्रोडक्ट होगा इन दोनों का वो मिनिमम क्या होगा, h/4 पाई के बराबर होगा। h कौन है आपको मालूम है ना? प्लैंक्स कांस्टेंट। h कौन है? प्लैंक्स कांस्टेंट। तो h प्लैंक्स कांस्टेंट है मेरा, जिसकी वैल्यू आपको मालूम है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड या 6.626 × 10⁻34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दोनों में यूनिट मैंने आपको बताया, न्यूमेरिकल भी करके दिखा चुके हैं। तो मिनिमम इतना एरर तो होगा ही होगा, ऐसा हाइजेनबर्ग ने अपने कैलकुलेशन के थ्रू बताया। अब आप देखो कि डेल्टा p की वैल्यू जो है वो हम लिख सकते हैं, मोमेंटम है, मोमेंटम का मतलब होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ m इंटू डेल्टा वी। मैंने आपको बार बार कहा ना कि अभी मैं मोमेंटम की जगह पे वेलोसिटी को लाने वाला हूँ। m इसलिए लिखा मैंने क्योंकि m होता है इलेक्ट्रॉन का फिक्स। ये उसने किसके लिए बताया? इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन का मास तो फिक्स है 9.1 × 10⁻31 kg। तो इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स होने के कारण चेंज सिर्फ किस में आएगा? वेलोसिटी में आएगा। इसलिए मैंने गलती एरर डेल्टा किस में लगाया? v के अंदर लगाया। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। अभी m को उधर लेके जाओ
तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय एम इंटू 4 पाई। ये है रिजल्ट प्रोडक्ट ऑफ एरर इन पोजीशन एंड एरर इन वेलोसिटी। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये जो फॉर्मूला है इसी से हम अभी एक न्यूमेरिकल बनाने वाले हैं और पता करेंगे। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, सिंपल है, इजी है, लेकिन ये दोनों फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए कि क्या वैल्यूज़ होती है यहाँ पे। तो ये अपना हो गया अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ये अपना हो गया अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, जो मिनिमम कितना होगा h बाय 4 पाई के बराबर होगा या तो उससे ज़्यादा होगा। एक साथ दोनों को एक्यूरेटली निकाल पाना पॉसिबल नहीं है। रीज़न मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हमेशा लाइट इंसिडेंट होता होगा, सराउंडिंग्स में तो हमेशा ये काम चलता रहता है। जब जब इलेक्ट्रॉन के साथ लाइट हिट करता होगा तब तब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपने एक्सपेक्टेड पाथ से दूसरे जगह चला जाता होगा। आप खुद सोचो, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए हम लोग बहुत बड़े पार्टिकल हैं, एक मूविंग पार्टिकल है, तो सपोज अगर कोई आपसे बोलता है कि मैं वीसी जा रहा हूँ, कोचिंग जा रहा हूँ, वर्मा क्लासेस, तो क्या सुजीत सर कहाँ मिलेंगे? तो अगर कोई मुझे कहेगा कि मैं ग्राउंड फ्लोर के हॉल में होऊंगा जिसमें मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो क्या ज़रूरी है कि मैं जब वो ढूंढने के लिए आया मैं एग्जैक्टली यहीं मिलूँ? हो सकता है कि मैं ऑफिस में चला गया हूँ, ऊपर फर्स्ट फ्लोर में चला गया हूँ, या मैं ऊपर वाले किसी क्लास में चला गया हूँ किसी रीज़न से थोड़ी देर के लिए। तो जब एक लेकिन अगर कोई कहेगा कि नहीं नहीं आप जाइए, आपको वीसी में सर मिलेंगे, इसका चांसेस बहुत है ना। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली मेरा पोजीशन वही होगा जो तुम बाहर से उसको बता रहे हो। तो जब एक मूविंग पार्टिकल का एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम बता पाना पॉसिबल नहीं है बड़े मूविंग पार्टिकल का, तो ये तो बहुत छोटा सा पार्टिकल है, इसका एग्जैक्ट पोजीशन मोमेंटम बताना तो और भी मुश्किल है। तो इसमें कम से कम कुछ ना कुछ गलती हो ही जाएगी। यही बताना था हाइजेनबर्ग का। नोट कीजिए, इस पर न्यूमेरिकल करते हैं। नोट कीजिए, नोट कीजिए। ठीक है, कर लिए? चलिए हटा देते हैं इसको। अब इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। और हाँ, एक और चीज़ बता दूं आपको, यहाँ पे कई बुक्स में आपको यहाँ पे ये h/2 के जगह पर ऐसा h लिख के क्रॉस भी लिखा हुआ मिलेगा। मतलब ये जो h/4 पाई है ना, वो आपको h क्रॉस बाय 2 पाई ऐसा भी लिखा हुआ आपको मिलेगा। h क्रॉस बाय 2 पाई, h क्रॉस बाय 2 पाई नहीं, h/2, सॉरी h/2, हाँ ये होगा। h/2 पाई को h क्रॉस लिखते हैं तो ये h क्रॉस बाय 2 भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, कई बुक्स में ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारा आ रहा है ऐसा, इलेक्ट्रॉन हैज़ ए स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड। एक इलेक्ट्रॉन है, चलिए लिखते हैं क्वेश्चन को। इलेक्ट्रॉन हैज़ ए स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड। एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी है, वेलोसिटी कितनी, 500 मीटर पर सेकेंड, विथ अनसर्टेनिटी ऑफ 0.02%, विथ अनसर्टेनिटी ऑफ 0.02%। ठीक है, अनसर्टेनिटी इतनी हो गई, गलती इतनी हो गई। व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन लोकेटिंग इट्स पोजीशन? व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन लोकेटिंग इट्स पोजीशन? अच्छा, व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन लोकेटिंग इट्स पोजीशन, मतलब उसका पोजीशन निकालने में क्या अनसर्टेनिटी होगी। देखिए, इलेक्ट्रॉन की स्पीड 500 मीटर पर सेकेंड है, जिसमें अनसर्टेनिटी 0.02%, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी निकाला गया है वो 500 मीटर पर सेकेंड है, और जो अनसर्टेनिटी है वो 0.02%। इसमें जो एरर है वो 0.02% का। तो डेल्टा वी कैसे निकालेंगे? 500 का 0.02%। आप जानते हैं कि परसेंट के लिए आप नीचे 100 लगाते हो और पॉइंट हटाओगे तो 2 0 और आने वाला है। 5 × 2 कितना हो जा रहा है? 10, मतलब 1000/1000। 3 बार 0 आ रहा है, ये 30 तो उड़ा दो, 1/10 का मतलब हो गया 0.1 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया मेरा डेल्टा वी का वैल्यू 0.1 मीटर पर सेकेंड। अब बहुत ही सिंपल है। अब जब आपको डेल्टा वी की वैल्यू मिल गई है, आपको कहा जा रहा है अनसर्टेनिटी इन लोकेटिंग इट्स पोजीशन। जैसा कि मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। तो अब आप यहाँ पे डेल्टा एक्स लिखोगे और डेल्टा पी की जगह लिखोगे m इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। यहाँ से आप m को उधर भेज दो और आपके पास वैल्यू किसकी है? डेल्टा वी की वैल्यू, उसको भी उधर भेज दो। सिर्फ बचेगा कौन? डेल्टा एक्स।
डेल्टा एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू एच बाय एम इंटू डेल्टा वी इंटू 4 पाई। अब आप सबका वैल्यू बिठा दो, एच की वैल्यू बिठाओ 6.626 इंटू 10⁻34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। उसके बाद m की वैल्यू कितनी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ओके, डेल्टा वी की वैल्यू अभी अभी हमने निकाला है, कितना निकाला है 0.1 मीटर पर सेकेंड इंटू 4 पाई, तो इंटू 4 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। अब आप देखिए, आप डेल्टा एक्स निकाल रहे हैं, एरर इन पोजीशन निकाल रहे हैं, एरर इन पोजीशन निकाल रहे हैं, तो यहाँ बहुत आसानी से मीटर बचना चाहिए। देखिए केजी जो इस केजी को ले जाएगा, मीटर इस मीटर स्क्वायर को कैंसिल करेगा एक बार, पर सेकेंड इस पर सेकेंड को ले जाएगा, सारे यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे, आंसर सिर्फ मीटर में बचने वाला और बचना भी चाहिए। चलिए आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, मैं इसका आंसर लिख लेता हूँ। कितना है हमारे पास, सॉल्व करके इसकी वैल्यू आ रही है 5.77 इंटू 10⁻⁻4। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 5.77 इंटू 10⁻⁻4 मीटर्स। तो ये इसका वैल्यू हो गया किसका, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन का। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड था बिल्कुल, कि अगर एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड 500 मीटर पर सेकेंड है और उसमें अनसर्टेनिटी 0.02% है, तो फिर आपको बताना है कि उस इलेक्ट्रॉन के पोजीशन में कितनी की अनसर्टेनिटी होगी। तो हमने बहुत आसानी से इस फॉर्मूला से इसको निकाल दिया, इसको नोट कर लीजिए। और इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करेंगे। बस यहाँ एक छोटा सा पॉइंट भी आपको बता देते हैं कि जैसे मैं बार बार कहता आ रहा हूँ कि बड़े पार्टिकल के लिए ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, तो उसको भी हम लोग समझ लेते हैं, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि बड़े पार्टिकल के लिए काम नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन के लिए काम कर रहा है। जैसा कि अभी आपने देखा होगा, मैं अभी वैल्यू यहाँ पे निकाला हूँ 5.77 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, देख रहे हैं ना। चलिए हो गया, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अच्छा, अब जो है यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट बता दें कि दिस अनसर्टेनिटी इज नॉट सिग्निफिकेंट इन डेली लाइफ। मतलब डेली लाइफ के अंदर इस अनसर्टेनिटी का कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि अब ऐसा थोड़ी ना है कि आप हमारे ऊपर लाइट गिर रहा है तो हम यहाँ से उठ के वहाँ चले जा रहे हैं, तो नॉर्मल बॉडीज़ पे ये चीज़ नहीं होता, और होता भी होगा तो वो जो वैल्यूज़ आ रही है, जो अनसर्टेनिटी आ रही है, वो ऑब्जर्वेबल नहीं, बहुत छोटा वैल्यू, उसको कंसिडर ही नहीं किया जा सकता। इसको समझने के लिए भी हम मान लीजिए जो अभी हम क्वेश्चन बना रहे थे उसी के हिसाब से कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं। जैसे पिछली बार अभी आपने देखा कि कुछ 5.77 इंटू 10⁻⁻4 मीटर आया, जो कि वैल्यू ऑब्जर्वेबल है या कंसिडरेबल है, कंसिडरेबल वैल्यू है ये, मतलब इसका कुछ ना कुछ वैल्यू जो है समझ में आ रहा है, भाई इतना वैल्यू इतना एरर हो सकता है। लेकिन अगर पार्टिकल का मास 10⁻⁻6 ग्राम भी अगर हुआ, 10⁻⁻6 ग्राम भी अगर हो गया, तो इस केस में भी आप जब वैल्यू निकालोगे, या 10⁻⁻6 kg, जो कि काफ़ी कम है, चलिए मैं यहाँ kg ले लेता हूँ, यूनिट से क्या, यूनिट तो वही ले लेता हूँ जो वहाँ पे था। इस केस में जब आप निकालोगे किसी ऑब्जेक्ट का अगर डेल्टा एक्स का वैल्यू, तब जो वैल्यू आएगा वो बिल्कुल ऑब्जर्वेबल नहीं होगा। वैल्यू लेके दिखा दूँ, चलिए लेके दिखा देता हूँ। m की वैल्यू ले लिया 10⁻⁻6 kg, ओके, और इसका ले लेते हैं डेल्टा एक्स कितना दे रखा है, डेल्टा एक्स दे रखा है 3.14, मास ले लिया, डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स। एक काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन का निकालते हैं, पहले इसका निकाल लें, चलिए इसी का निकाल लेते हैं। डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालते हैं, कितना होता है h बाय 4 पाई m, यही होता है ना। तो निकालते हैं कि भाई इस अनसर्टेनिटी की वैल्यू कितनी आ रही है, ऑब्जर्वेबल है या नहीं है। तो 6.626 इंटू 10⁻34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 इंटू मास कितना लिया हमने 10⁻⁻6 kg, ठीक है। अब ये वैल्यू हमारे पास आ गया है, तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आ रही है, मल्टीप्लाई जब हम इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे, कितना वैल्यू देख लें। चलिए जब कैलकुलेट कर लेते हैं इसको ज़रा सा, वैल्यू आ रहा है 5.27 10⁻29, यस 5.27 इंटू 10⁻29 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। kg तो kg को ले जाएगा ना, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू आ गया कब, जब हमने पार्टिकल का मास 10⁻6 kg ले लिया, मतलब 1 मिलीग्राम ले लिया। कितना कम लिया है सोचिए, 1 मिलीग्राम। तो 1 मिलीग्राम पर डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू इतनी आ रही है, और अगर
मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में चेक करूं जो कि 9.1 इंटू 10⁻31 kg का होता है, जो कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मास का माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, तो उसके लिए जब मैं डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो h की वैल्यू डालता हूँ 6.626 इंटू 10⁻34 बाय 4 इंटू 3.14 इंटू मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो अगेन इसका भी आंसर मीटर स्क्वायर पर सेकंड में आएगा। देख लेते हैं वैल्यू कितनी हो रही है मल्टीप्लाई करके। चलिए देख लेते हैं क्या वैल्यू है। मुझे सिर्फ कंपैरिजन दिखाना है, तो 5.78 इंटू 10⁻⁵, ओके 5.78 इंटू 10⁻⁵, 5.78 इंटू 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब आप दोनों वैल्यू को देखिए सामने सामने, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये पॉइंट क्यों कहा गया, ये जो सिग्निफिकेंस है ये क्यों बताया गया कि दिस अनसर्टेनिटी इज नॉट सिग्निफिकेंट इन आवर डेली लाइफ। इन डेली लाइफ मतलब ये आज मतलब ये डेली लाइफ में नॉर्मल चीज़ों के साथ में ये बिल्कुल सिग्निफिकेंट नहीं है, इसका कोई ऑब्जर्वेबल वैल्यू नहीं आता है। देखिए यहाँ पे मैंने डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स निकाला, मतलब एरर इन वेलोसिटी एंड एरर इन पोजीशन का जब प्रोडक्ट निकाला तो जो वैल्यू आ रही है 10⁻⁻29 जो कि बहुत ही छोटी वैल्यू है, ये कंसिडरेबल नहीं है, ऑब्जर्वेबल नहीं है। लेकिन जब वही मैंने मास कम कर दिया, एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ले लिया और तब मैंने जो डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू निकाली है, उसकी वैल्यू जो हमारे पास निकल के आ रही है वो ऑब्जर्वेबल है और उसका वैल्यू 10⁻⁵ आ रहा है इंटू में, जो कि ऑब्जर्व किया जा सकता है। आपने कई बार ऐसा देखा है, ऐसे वैल्यूज तो इलेक्ट्रॉन के केस में ऑब्जर्वेबल होंगे ही। तो मोर ओवर आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का एक साथ दोनों निकाल पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, सही निकाल पाना पॉसिबल नहीं है। तो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही। अब हम लोगों के अगले वीडियो लेक्चर का टॉपिक क्या होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में एक बात तो क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो फिक्स सर्कुलर पाथ तो नहीं है, ठीक है, फिक्स सर्कुलर पाथ तो नहीं है, वो इस तरीके से डिस्टॉर्टेड शेप में यहाँ पे घूम रहा है, यहाँ वहाँ घूम रहा है, ये पता चल चुका है। तो अब अगले क्लास का हमारा टॉपिक जो कि बहुत ही हॉट टॉपिक होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो आया है इसको दो साइंटिस्टों ने मिलकर बनाया है, एक स्क्रॉडिंजर ने बनाया है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन नॉलेज में होना चाहिए, क्योंकि भाई अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो उसके बारे में जो बातें हो थोड़ी जानकारी रहें। हो सकता है कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अभी समझ में ना आए, लेकिन समय के साथ आपको ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन उसके बारे में कम से कम आपको सुना होना चाहिए कि हाँ भाई स्क्रॉडिंजर ने एक इक्वेशन बनाया था, वेव इक्वेशन बनाया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेव्स की तरह मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन इस तरह से कहीं भी घूमते रहते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, जैसे मक्खी नहीं घूमती रहती यहाँ वहाँ 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 वहाँ, न्यूक्लियस के चारों तरफ तो घूमेगा, मक्खी जो है वो घूमेगी मिठाई के चारों तरफ, लेकिन क्या वो एक फिक्स पाथ पे घूमती रहेगी? नहीं, मक्खी घूमेगी कैसे, कभी इधर जाएगी कभी उधर जाएगी कभी उधर जाएगी, लेकिन हाँ वो बहुत ज़्यादा मिठाई के क्लोज रहेगी। तो मिठाई की जो बहुत ज़्यादा क्लोज रहेगी उसी एरिया को स्क्रॉडिंजर ने खोज निकाला और उसके लिए उन्होंने एक वेव फंक्शन बनाया है, मतलब सही में कहा जाए तो एक इक्वेशन बनाया है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट और आप मैथ्स में 2D ज्योमेट्री पढ़ रहे होंगे तो आपने अब तक स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ा होगा या उसके इक्वेशंस के बारे में पढ़ा होगा, वैसा ही एक इक्वेशन इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी स्क्रॉडिंजर ने बनाया है, उसके बारे में आपको बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको वो बातें भी ठीक ठाक क्लियर हो जाए। बहुत ज़्यादा तो भी नहीं पढ़ना, लेकिन कम से कम नाम वगैरह सुन लेना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक तो जरूर क्लियर हो गया होगा हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आप एक और बात मेरी ध्यान से सुन लें, कोई भी टॉपिक अगर आपको पढ़ाया जाता है, मैं पढ़ाऊँ, कोई पढ़ाए, कभी भी पढ़ाए, सिर्फ उस टीचर पे डिपेंड ना हो और बुक को जरूर रीड आउट करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बच्चों। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का टॉपिक मैंने आपको बता दिया, बहुत जल्द वो भी आने वाला है, और आपको वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।